तो आज मिस्टर आरपी सर क्लासेस के अंतर्गत क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम अगली विषय टॉपिक हेडिंग का अध्ययन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। जैसा कि हमारा यह पाठ क्रमशः पाठ के अंतर्गत निरंतर हम आगे बढ़ते जा रहे विषय वस्तु बताते हुए, तो उसी क्रम में हम आज प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के अंतर्गत ही यह महत्वपूर्ण बात आती है। कार्यपालिका के अंदर प्रमुख कार्यपालिका जो होती है वो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के अंतर्गत ही होती है। जैसा कि इसके पहले बताया जा चुका है और आप समझ भी चुके हैं, सरकार के अंतर्गत कार्यपालिका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिलकर कार्यपालिका बनती है। तो अब उसी क्रम में ध्यान दें स्टूडेंट, उसी क्रम में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की क्या शक्तियां हैं, क्या कार्य हैं, उसी को हम आज बताएंगे, आपके सम्मुख अपनी बात रखेंगे। तो मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री अर्थात सरकार शासन की कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पर निहित होती है। पर वास्तव में कार्यपालिका जो है प्रधानमंत्री पर ही निहित होती है। कार्यपालिका की जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री पर ही निहित होती है। अर्थात ऐसी संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रधानमंत्री को विशेष रूप से यह पद दिया गया है। और वास्तव में देश की हमारी संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर यदि हम देखें तो हमारे देश का जो वास्तविक शासनाध्यक्ष है, वास्तविक कार्यपालिका है, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है। इसीलिए प्रधानमंत्री जो है कार्यपालिका के रूप में वास्तविक कार्यपालिका है और राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका के रूप में नाम मात्र की कार्यपालिका है। पर संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अपनी कार्य एवं शक्तियां जो हैं बटी हुई हैं, उसके अंतर्गत ही वह अपना कार्य करते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है बहुमत दल का नेता होता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है और वही देश का प्रधानमंत्री भी नियुक्त होता है। यह आप भली भांति जानते हैं, समझते हैं। तो इस प्रकार से समस्त शक्तियां राष्ट्रपति पर निहित होती हैं, क्योंकि वास्तव में प्रधानमंत्री ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संसदीय शासन प्रणाली के अंदर जो लोकसभा है उसका प्रमुख शक्तिशाली पद होता है, व्यक्ति होता है। और पूरे देश के अंदर जो शासन है वो प्रधानमंत्री के नाम से ही चलाए जाते हैं। तो इस प्रकार से सभी स्टूडेंट यह रोचक बात के माध्यम समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारे देश के अंदर जो इस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था है, प्रक्रिया है, उसके अनुरूप जो है प्रधानमंत्री की क्या कार्य एवं शक्तियां हैं, उनका हम निरंतर आगे अध्ययन करेंगे। जैसा कि ब्लैक बोर्ड में कुछ पॉइंट आउट करके प्रधानमंत्री की शक्तियों को दर्शाया गया है। उसी क्रम में देखें, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का नेता होता है। महत्वपूर्ण नीतियां और महत्वपूर्ण कार्य जो हैं प्रधानमंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं, चलाए जाते हैं। प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर ही कोई भी विधेयक तैयार किए जाते हैं और देश का जो वार्षिक बजट है वो भी प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर ही वित्त मंत्री उसका अनुसरण करते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी सरकारी कार्य हैं वो सभी प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में
ही किए जाते हैं। ऐसी शक्ति प्रधानमंत्री को प्राप्त है। आगे मंत्रिपरिषद का गठन। प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है और प्रधानमंत्री के परामर्श सलाह पर ही अन्य मंत्रियों, विभागीय मंत्रियों को राष्ट्रपति जो हैं उनकी नियुक्ति, उनके पदों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो हैं करते हैं प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर और सलाह पर। तो इस प्रकार से मंत्रिपरिषद के गठन में भी वास्तव में महत्वपूर्ण भूमिका जो है प्रधानमंत्री की ही होती है। तो इस प्रकार से यह शक्तियां प्राप्त हैं। मंत्रियों के मध्य कार्य का विभाजन, मंत्रियों के मध्य कार्य का विभाजन और विभागों का बंटवारा, यह कार्य भी मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही आता है। अपने लोकसभा के अंदर जो भी सरकार के रूप में जिस सदस्य को, जिस सांसद को, जिस लोकसभा सदस्य को, ठीक है, जो सत्ता पक्ष के अंदर की बात आती है, उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री उनकी योग्यता, क्षमता को ध्यान में रखते हुए अपनी इच्छा अनुसार किसी भी विभाग का उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। उसके विभागों का भी बंटवारा प्रधानमंत्री के अनुसार ही किया जाता है और इसके बाद राष्ट्रपति जो हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति जो है एक नाम मात्र के रूप में और औपचारिकता के रूप में ही ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि वास्तविक केंद्रीय सत्ता जो है प्रधानमंत्री के द्वारा ही संचालित की जाती है। आगे देखें, आगे और भी कार्य एवं शक्तियों के अंतर्गत विभागों का बंटवारा एवं कार्यों में हस्तक्षेप। प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट के अंदर जो भी मंत्रियों का बंटवारा करता है उसमें मंत्रियों का भी पद स्तर के अनुसार जो है बंटवारा किया जाता है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ऐसे मंत्रियों का स्तर के अनुसार जो है बंटवारा किया जाता है। तो उसका भी प्रमुख मार्गदर्शन जो है, निर्देश जो है प्रधानमंत्री का ही होता है। अब आगे मंत्रियों को हटाना या फेरबदल करना। किसी भी मंत्री के द्वारा सरकार के अंदर जो भी विभाग हैं, जैसे गृह विभाग तो गृह मंत्री, शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री, रक्षा विभाग रक्षा मंत्री, कृषि विभाग कृषि मंत्री, ऐसे मंत्रालय जो हैं नियुक्त किए गए हैं उन्हीं के अंदर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त की जाती है, उन्हें मंत्री बनाया जाता है। तो विभागों का बंटवारा या विभागों में फेरबदल परिवर्तन या विभाग का चयन आदि ये सभी अधिकार जो हैं प्रधानमंत्री को ही प्राप्त हैं। तो इस प्रकार से आवश्यकता पड़ने पर प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट या राज्य मंत्री के रूप में जो भी सदस्य कार्यरत हैं विभाग के अंदर उन्हें विभाग से हटाना, फेरबदल करना या एक विभाग से दूसरे विभाग में जिम्मेदारी देना या विभाग सौंपना, ये पूरा कार्य जो है प्रधानमंत्री के अधीन होता है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री की सर्वोच्च शक्तिमान शक्ति जो है सरकार के रूप में कार्य करती है। अब आगे देखें, परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना, समय समय पर प्रधानमंत्री जो है अपनी कैबिनेट की, अपने सरकार के मंत्रियों के बीच जो बैठकें आयोजित करते हैं उसके अंतर्गत बैठकों की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री ही करते हैं और आपस में जो भी संबंधित मंत्री विभाग आदि से संबंधित चर्चा होती है उसका विचार विमर्श करके ऐसा दिशा निर्देश देते हैं या आगे की गतिविधि को कैसे क्रियान्वित करना है उसकी नीतियां बनाते हैं। तो इस प्रकार से मंत्रिपरिषद के अंदर बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते हैं। अब आगे नियुक्ति संबंधी कार्य देख सकते हैं। नियुक्ति संबंधी
कार्य। तो नियुक्ति संबंधी कार्यों के अंदर भारत के राष्ट्रपति को नियुक्ति का अधिकार प्राप्त है, पर सभी नियुक्तियां प्रधानमंत्री के सलाह परामर्श से ही, प्रधानमंत्री की सलाह विचार के बाद ही राष्ट्रपति जो हैं पदों की नियुक्ति करते हैं। जैसे विदेशों में जो हमारे भारतीय राजदूत हैं उनकी राजनयिकों की जो नियुक्ति है, या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति है, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति है, या जो भी आयोग या ऐसी बड़ी संस्थाएं हैं देश के अंदर, उनके प्रमुख पदों में जो भी अधिकारी या पदाधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर, सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति कर दी जाती है। तो यहाँ भी यदि देखें तो वास्तव में वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री का ही यहाँ भी जो भी पावर है चलता है, राष्ट्रपति ऐसा करने के लिए बाध्य होते हैं। अब आगे सरकार की नीतियां। सरकार जो भी देश के अंदर और बाह्य देशों में विदेशी नीति जो बनाती है, तो इसका भी प्रमुख क्षेत्र जो है, प्रमुख कार्य जो है प्रधानमंत्री के ही अंतर्गत आता है। देश की सरकार के रूप में प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी जवाबदेही होती है, बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अतः इन सभी का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री जो है बड़े संयम धैर्य के साथ अपनी नीतियां देश के सामने रखते हैं, और उसी आधार पर आवश्यकता पड़ती है तो कानून भी बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से विदेशों में भी जो हमारी नीति है वो देश के अनुकूल हो, वातावरण अच्छा हो, हमारी विदेश नीति को अन्य देश भी पसंद कर सकें, जरूरत पड़ने पर उनका परस्पर विचार विमर्श और सहयोग की भी आवश्यकता होती है। तो यह सारी जिम्मेदारी जो है एक देश के प्रतिनिधि के रूप में, एक शासक के रूप में प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही ये सारी शक्तियां समाई हुई हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का पद जो है बहुत ही शक्तिशाली और साथ ही चुनौतीपूर्ण भी कहा जा सकता है, होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के नाम से ही पूरे देश का शासन चलता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट, विद्यार्थी, आप लोग भी ऐसे जानकर समझकर अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो भी सरकार की प्रक्रिया है उसको भली भांति जानने समझने का निरंतर प्रयास करते रहें। एक रोचक जानकारी के रूप में अपने आप याददाश्त में रखें, जरूरत पड़ने पर दूसरों को शेयर करें, क्योंकि ऐसी जानकारियां जो हैं हमारे जनरल नॉलेज को बढ़ाने का कार्य करती हैं। इसी अपेक्षा के साथ जो है आज हम अपने विषय टॉपिक के अंतर्गत इन बिंदुओं पर आधारित आपके सामने प्रस्तुत किए। वास्तव में हमें आशा और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आपका ज्ञानवर्धन होगा, जिसका कि आगे आप लाभ उठा सकें, परीक्षा उपयोगी इसे बना सकें, इस विषय वस्तु का अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकें। यही हमारा जो है उद्देश्य होता है। इसीलिए हम ये वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि विद्यार्थी अधिक से अधिक विषय अंतर्गत जानकारी प्राप्त करके और अपने नॉलेज को बढ़ा सकें और अधिक से अधिक परीक्षा उपयोगी बनाकर परीक्षा परिणाम अर्जित कर सकें। इसी तरह हम आगे भी अभी जो विषय अंतर्गत पाठ के साथ जो भी अध्ययन है, जानकारी है, उसको हम अगले वीडियो क्लासेज में बताएंगे, समझाएंगे। आप लोगों से भी ये आग्रह है कि निरंतर आप लोग भी नियमित रूप से वीडियो देखें, YouTube के अंदर वीडियो देखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अंत तक वीडियो देखें, ताकि पूरी विषय वस्तु का आपको बारीकी से अध्ययन हो सके
यही हमारी अपेक्षा है। तो आपका भी सहयोग स्वाभाविक है, अपेक्षित होगा। तो इसी क्रम में हम आगे इसी पाठ से रिलेटेड अगली विषय का एक हेडिंग की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।